हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 जो कि पार्ट 1 है, उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। ये वाली यूनिट है जो आपके नीट में भी इम्पोर्टेंट है, जेई के लिए, एग्जाम्स के लिए भी। और स्पेशली मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है, जो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी पीजीटी का पेपर हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, या किसी भी स्टेट के पीजीटी का पेपर हो। और स्पेशली मेरा फोकस रहेगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो बाकी इसको कोई भी पढ़ सकता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसका कवर करेंगे हम इस चैप्टर्स को, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स who were of the view that atoms are fundamental building block of matter। मतलब कोई भी मैटर है जो एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, तो ये बता रहा है कि जो उसके अंदर जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एक एटम होता है, ठीक है। किसी भी, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रिक्स या ईंटों की ज़रूरत होती है, या ईंटों से हम बता सकते हैं कि एक मकान बनता है। उसी तरीके से क्या होता है कि कोई भी मैटर है वो मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है, ठीक है। तो किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ये बात किसने बोली थी, ये बहुत पहले ग्रीक फिलोसफर्स थे और कुछ इंडियंस थे, उन्होंने भी 400 बीसी के अराउंड ये बात बोली थी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैम द continued subdivision of matter would ultimately yields atom which would be no further divisible। उनका कहना था कि जो भी मैटर होता है उसमें जो भी एटम प्रेजेंट होता है वो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, मतलब उसका फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज अनडिविजिबल, दैट इज अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है। द वर्ड एटम हैज़ बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकट एबल और अनडिविजिबल। मतलब एटम जो है उसका एक ग्रीक वर्ड जो है होता है ये, और उसका मतलब क्या होता है कि जो एटम है वो अनडिविजिबल है और अनकटेबल है, ना तो आप उसको काट सकते हो ना ही उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। दीज अर्लियर आइडिया वर स्पेकुलेशन एंड दे वर नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। मतलब इसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया था, ठीक है। These ideas remained dormant for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century। ये कह रहा है कि ये वाला जो आइडिया था ये काफ़ी टाइम तक लंबा चला था और उसके बाद 19th सेंचुरी तक कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनको रिवाइव किया था, ठीक है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन ए फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। तो मैटर की जो एटॉमिक थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी, ठीक है। और ये क्या थे, एक ब्रिटिश स्कूल था, उस ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे डाल्टन्स, क्या थे, एक स्कूल में टीचर थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808 में। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक, और उसकी थ्योरी को ये क्या बुलाया गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। उसने क्या बताया कि जो मैटर है वो एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। तो ये कह रहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, उसने मतलब किस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर सकता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जो भी आपके रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, सेम होता है, मतलब कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कोई भी मैटर बना है उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट होती है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वेरी सक्सेसफुली, मतलब ये क्या कहता है कि ये तीन लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये वाला क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है हमें, ठीक है। हाउएवर इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको ये फुलफिल नहीं कर पाया, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और एबोनाइट वैन रब्ड विद सिल्क और फॉरगेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। और ये उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी था जिसमें ग्लास और एबोनाइट की कोई भी रोड होती है उसको हम सिल्क से रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वो चार्ज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इन दिस यूनिट वी विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th।
20th सेंचुरी। तो ये क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, ठीक है। एंड दीज एस्टेब्लिश्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब पार्टिकल्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुए थे, तो इन जो एक्सपेरिमेंट्स में क्या पाया गया कि एटम्स होते हैं वो उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये एक कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल डिफरेंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। क्यों? क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि एटम को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट वे हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम में जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। एन इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसमें के लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेज, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज किया थ्रू गैसेज, मतलब हम गैसेज का यूज़ किया था। बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड ए बेसिक रिजल्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो ये कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या कहता है कि जितने भी एक जैसे चार्ज होते हैं, सपोज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर से ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद पहला हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से होती है, ठीक है। इन 1830 माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, शोड दैट, उसने देखा इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इस सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन ये है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। तो उससे क्या होता है कि जो मैटर होता है उसका डिपोजिशन होता है और कोई भी गैस होती है वो लिबरेट होती है, किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे। सपोज सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि जो माइकल फैराडे था उन्होंने 1830 में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किसका किया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उसमें से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उन्होंने देखा कि कोई भी मैटर है वो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पे, और जो भी गैसेस हैं वो भी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, मतलब निकल रही है वहाँ से। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉ विच यू विल स्टडी इन द क्लास 12, ठीक है। उन्होंने कुछ लॉ भी दिए थे माइकल फैराडे के लिए, माइकल फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आप 12th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। दीज रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे क्या पता चलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकुलेट नेचर से पता चलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये कहते हैं उसके बाद 1850 के बीच में कुछ साइंटिस्ट आए, मेनली फैराडे, उन्होंने क्या किया, स्टडी की किसके थ्रू, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और वो एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, इवैक्यूएट, इट इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.1। ये आप देखेंगे 2.1 फिगर है हमारे पास, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसमें ए में देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली एक ग्लास का बना हुआ है एक ट्यूब होती है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या होते हो, वो गैसेस फिल करते हैं आप यहाँ पे। इसमें एक पॉजिटिव एंड होता है, दूसरा नेगेटिव एंड होता है, इसमें आप हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती है। थोड़ा और आगे इसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये किससे बनी होती है, ग्लास से बनी होती है, कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल, ठीक है। इसमें मेटल के थिन पीस होते हैं, एक जिसपे कैथोड होता है, दूसरा आपका एनोड होता है, ठीक है। और ये इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, सील्ड इन इट, जो इसके अंदर सील होते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। ये कहता है कि जब हम इसके अंदर जो गैस फिल होती है उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो गैसेस का, वो कब होता है, जब आपके पास प्रेशर क्या हो, वेरी लो, एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। अगर आपके पास वोल्टेज हाई है और प्रेशर लो है, देन
द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिगिंस थ्रू द गैसेज। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाई इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ से आप इसका प्रेशर को आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो ये वैक्यूम पंप से यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से तो आप गैसेज का जो प्रेशर होता है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाई इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जब आप क्या करते हो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हाई वोल्टेज से, तो आप क्या करते हो हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि आपका कैथोड है टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। ये कहता है कि जब हाई वोल्टेज आप पास करते हो यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, मतलब करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और करंट फ्लो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है। और वो पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और कैथोड दैट इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दीज वर कॉल्ड कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे पार्टिकल्स, जो आपके कैथोड से और एनोड की तरफ आते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपके कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating tube behind anode, ठीक है। ये क्या कहता है कि जब हमने चेक किया करंट के फ्लो को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि जो आपके करंट फ्लो हो रहा था कैथोड से एनोड की तरफ, तो एनोड पे आपका एक होल बना दिया और एनोड के पीछे कोटिंग कर दी, ठीक है, ठीक है। और कोटिंग किसकी की, एक फोस्फोरिसेंट मटेरियल होता है दैट इज जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की आप कोटिंग कर देते हैं उसके एनोड के पीछे और उसमें एक होल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने किस लिए किया, करंट के फ्लो को चेक करने के लिए कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके एथोड से एनोड की तरफ हो रहा है, ठीक है। When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे देखो एनोड है, एनोड के बीच में ये आपकी क्या कर दिए, होल कर दिए, और पीछे आप देखेंगे ट्यूब में एनोड के पीछे ये आपको एक ब्राइट कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होती है, ये एक फोस्फोरिसेंट मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड, उसकी कोटिंग कर दी जाती है। तो व्हेन कैथोड रेज पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इन होल्स में से पास होती हैं तो वो क्या होती हैं, स्ट्राइक करती है इस कोटिंग पे, कोटिंग की सरफेस पे, तो यहाँ पे आपको एक स्पॉट्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, ए ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पीछे आपने कोटिंग की हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, एक बार उन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ये देखिए, द कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, इससे हमें क्या पता चलता है, जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से चलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials. ये कहता है कि ये जो रेज होती हैं इनका ये मतलब खुद विजिबल नहीं होती, लेकिन इनका बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑब्जर्व कैसे किया, जैसे हमने यहाँ पे फोस्फोरिसेंट और फ्लोरोसेंट कोटिंग की थी, तो उससे हमें पता चल गया था कि जो होल में से पास हो रही है तो स्पॉट्स आपको नज़र आते हैं। तो इस तरीके से इनके बिहेवियर को हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। विच ग्लो वैन हिट बाई दैम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये हिट करती हैं तो ग्लो करती है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रेज ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट्स ड्यू टू फोस्फोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल। ये कहता है कि जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती हैं वो भी एक क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। इसमें क्या होता है कि टेलीविजन पिक्चर्स आती हैं हमारे पास, वो किस वजह से आती हैं कि जो टेलीविज़न की स्क्रीन होती है उस पर भी कोटिंग कर दी जाती है फोस्फोरिसेंस या आपकी फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो जब भी आपकी कैथोड रे ट्यूब वहाँ से स्ट्राइक करती हैं तो आपको पिक्चर्स की फॉर्म में वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये कहता है कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो उस केस में क्या होता है, ये जो रेज होती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays
सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो कैथोड रेज होती है उनका बिहेवियर बिल्कुल सेम वैसा होता है जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और ये इनका अपने आप में कोई विजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? फॉस्फोरेसेंट या आपकी फ्लोरोसेंट की कोटिंग करके हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब ये किसी भी सरफेस को हिट करती हैं तो ग्लो करती हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करती तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस केस में कैथोड रेज का बिहेवियर बिल्कुल सेम वैसा होता है जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती हैं या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसमें होते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। ये कहता है कि जो कैथोड रेज होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी पार्टिकल्स या फिर किसी भी गैस के अंदर जो आपने कैथोड ट्यूब में ली है, तो उसमें से क्या होता है कि जो उसके इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती। आपने ये इलेक्ट्रोड्स मेटल के लिए, कौन से मेटल के लिए, तो उस पर आपकी डिपेंड नहीं करती। और गैस आपने कौन सी ली है इसके अंदर, जो कैथोड रे ट्यूब है इसके अंदर, तो उस पर भी आपका डिपेंड नहीं कर सकता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो कोई भी एटम है, मतलब ये सारे के सारे जो एटम्स होते हैं उनका एक बेसिक पार्टिकल होता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे एटम्स में प्रेजेंट होंगे और एटम आपको पता है कि सभी की सभी मेटल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये किसी भी इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और किसी भी गैस पे जो आपकी कैथोड ट्यूब के अंदर फिल है उस पर भी इसका नेचर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, और अब तक हमने ये भी देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये आपके कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, तो इसलिए इनका बिहेवियर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन, ब्रिटिश कोई फिजिस्ट था जे थॉमसन, मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब उसने E/m रेशियो को क्या किया, मेजर किया बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। उसने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब ली जो आपने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, और उसी से उसने क्या किया, E/m रेशियो निकाल दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, इसके लिए उसने कैथोड रे ट्यूब ली और उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, परपेंडिकुलर अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तीनों को आपस में क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वाला जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे ये मैग्नेट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये इस इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है जो कैथोड से एनोड की तरफ आता है उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसने कैथोड ट्यूब ली और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों को क्या किया, परपेंडिकुलर अप्लाई किया। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, उसने क्या किया, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। उसने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो आपके जो कैथोड रेज आ रही थी जो कैथोड से एनोड की तरफ आई, और एनोड में आपने देखा यहाँ पे एक होल किया हुआ है, तो होल से आपकी कैथोड रेज पास हो रही है, तो ये कहाँ पे आपकी डेविएट होके कहाँ पे, ये जो आप फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसमें सिर्फ आपके ए पॉइंट पे आपने इसने क्या किया, स्ट्राइक किया।
ठीक है। और वैन सिमिलरली वैन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब ये कह रहा है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को इसने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ए पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसने क्या किया, सी पॉइंट पे आपको स्ट्राइक किया। अब क्या कहें, अब इसने देखा कि ए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ए पे स्ट्राइक हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सी पे स्ट्राइक हो रहा है। तो इसने क्या किया, बहुत ही केयरफुली बैलेंस किया दोनों चीज़ों को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अब आगे देखना, बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो क्या करता है, मूव करता है ये वाली कैथोड रेज जो कि बी पॉइंट पे जाना चाहिए। तो इसने क्या किया, ए और बी दोनों की स्ट्रेंथ को बैलेंस किया, और बैलेंस इस तरीके से किया कि जो आपका जो कैथोड रेज आ रही है वो बिल्कुल बी पॉइंट पे स्ट्राइक करे। ठीक है, और जो कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होता है। दे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी, और तो उसने क्या किया, बी पॉइंट को हिट किया। ठीक है, थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दियर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। ये कहता है कि ये जो कैथोड रे है ये अपने पाथ से कितना डेविएट होती हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट में वो डेविएट हो रहा है। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑन द पार्टिकल। ठीक है, अब जो भी आपका पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब उसकी अमाउंट कितनी है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। अगर आपके पास पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल का ऊपर जो चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ये कहता है अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका मास कम है तो उसमें डिफ्लेक्शन भी कम होगा, और अगर लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर मतलब अगर पार्टिकल का मास कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक भारी आदमी है उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, वो तेज़ नहीं भाग सकता है, लेकिन एक थोड़ा पतला आदमी है तो पतला आदमी क्या करता है, वो थोड़ा तेज भाग सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम केसेस में ये है कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन को आप एक तरीके से मूवमेंट समझ सकते हो कि कितना वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस डायग्राम में आप देखेंगे ये वही आपकी कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पे ये कैथोड बना हुआ है, एनोड बना हुआ है, और जब आप यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, और हाई वोल्टेज भी आपको 10⁴ वोल्ट के अप्रोक्स आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, यहाँ पे हमने होल बनाया हुआ है, तो जो आपको मैंने अभी बताया था इसमें कि जो आपकी कैथोड रे ट्यूब होती हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या होती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और कितनी डेविएट होगी वो हमने अभी बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा मास ऑफ द पार्टिकल। तो इतना हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो इसने अभी तक ये देखा, जे थॉमसन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना काम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस करके, और जो कैथोड रेज ट्यूब थी उसको बिल्कुल उसके पाथ में ही लेके आ गई। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं अभी, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रेंथ है आपके पास। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। ठीक है, जितने भी आपके इलेक्ट्रोड हैं उसके अक्रॉस अगर आपके पास डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अगर आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ E/m। ये कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस, मतलब जो डिफ्लेक्शंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से मेजर किया इस एक्सपेरिमेंट में, और फिर वो एक वैल्यू उसने दी E/m दैट इज़ 1.758820 × 10⁻11
कूलाम पर किलोग्राम। तो E/m की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेट 1.75 हीट इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, वेयर Me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। ये क्या होता है, Me का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि किलोग्राम में दिया हुआ है। E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो E से दिखाई दे रहा है आपको इन कुलाम्स, और उसको हम किस में दिखते हैं, कुलाम्स में। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -e। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इस पे चार्ज कितना आ जाता है, -e। ठीक है, तो यहाँ तक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब से निकाल लिया, दैट इज 1.758 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ये हमने निकाला अभी तक। उसके बाद है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। ठीक है, अब ये तो पता है हमें कि चार्ज तो है लेकिन वो -e है, लेकिन वो कितना है वो हमें नहीं पता है अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आर्के मिलिकन 1868-90-53 devised a method known as oil drop experiment। ठीक है, कि आर्य मूलिकन ने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, क्या निकालने के लिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है ये निकालने के लिए उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो उसने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज -1.02176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विथ थॉमसन्स वैल्यू ऑफ E/m रेशो। तो ये जब हमें पता है E/m रेशो की वैल्यू हमें पता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, और ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज भी हमें पता चल गया है इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो हम क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे, हम E/m ये चार्ज डिवाइडेड बाय E/m रेशो से, तो E से E कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो चार्ज कितना होता है 1.6 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻⁻19 कूलाम डिवाइडेड बाई 175 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा और पर किलोग्राम ऊपर की तरफ जाके आपको क्या मिलेगा, किलोग्राम में। तो आपका मास क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, ओके तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स का E/m रेशियो हमने देख लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है वो हमने देख लिया है, E/m रेशियो, और चार्ज की हेल्प से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अभी देखा है। उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कैसे होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरीड out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जिस तरीके से कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज था, उसी तरीके से कैनाल रेज होती हैं, और कैनाल रेज क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। और ये भी एक जो कैथोड रेज जो ट्यूब होती है वो मॉडिफाइड होती है। पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के टाइम पे ओनली आपकी कैथोड रे ट्यूब थी, अब आपकी मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब थी, उसमें आपकी कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई और इस पे चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन कैनाल रेज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। ये कहता है कि जिस तरीके से कैथोड रेज होती है, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। ये कहता है कि जो कैनाल रेज होती हैं, कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टी है या मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो गैस फिल होती है उसके मास उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसका मास, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मास। लेकिन कैथोड रेज के केस में ऐसा नहीं था। कैथोड रेज जो आपकी गैस है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी,
और जो मटेरियल था आपका इलेक्ट्रोड्स का, उस पर भी डिपेंड नहीं किया था। लेकिन जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, उनका जो मास है वो आपकी गैस जो फिल है कैथोड रे ट्यूब के अंदर, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, दीज आर सिंपल द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयटम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, गैसियस आयंस हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। ठीक है, जो कहता है कि जो चार्ज टू मास रेशियो होता है कैनाल रेज का, वो कैथोड रे के अंदर जो गैस फिल होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस, जो गैस फिल हो रही है वो किस, उसका ओरिजिन क्या है, कौन सी गैस फिल कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge। ठीक है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। ठीक है, इनका जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो कैथोड रे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिवली आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, जो सबसे छोटा आपका पॉजिटिवली आयन था वो किससे प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन से, और उसको हमने क्या नाम दिया है, प्रोटॉन नाम दिया है। ठीक है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज characterized in 1990. Later, a need was felt the presence of electrical neutral particle as one of the constituent of atom. These particles were discovered by Chadwick 1932. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो एटम हमने पढ़ा था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन उसके बाद ये पाया गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये डिस्कवरी किसने की, कैडविक ने की 1932 में, 1932 में की थी, बाय बोम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम की एक थिन शीट ली, उस पर अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, बोम्बार्डमेंट किया। ठीक है, और जब अल्फा पार्टिकल्स का बेरिलियम के ऊपर बोम्बार्डमेंट करते हैं तो वहाँ पे किसकी डिस्कवरी हुई, These particles were obtained by Chadwick by bombarding sheet of beryllium by a alpha particle. ठीक है, where electrical neutral particle having a mass slightly greater than that of proton were emitted. He named these particles and neutron. उसके बाद इसने क्या किया कि जैसे बोम्बार्डमेंट करता है बेरिलियम शीट के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स के, अल्फा पार्टिकल्स का, तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है। आप यहाँ पे भी देखेंगे बेरिलियम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपकी अल्फा पार्टिकल्स है, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स है, और अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन का न्यूक्लियस बन रहा है और प्लस में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे बेरिलियम है और बेरिलियम पे प्लस आपका हीलियम है, और इनकी बम्बार्डमेंट करने से कार्बन का न्यूक्लियस बनता है और प्लस में आपके न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो उसने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल कैसे, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और इनका जो मास होता है ये प्रोटॉन से स्लाइटली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसने उनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इस तरीके से। और जो ये न्यूट्रॉन होता है, इनका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो 13 मिनट और 49 सेकेंड होता है। ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो इस बुक में लिखी हुई हैं मैंने, तो वो भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन इज 13 मिनट 49 सेकेंड। मोस्ट अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल होता है इस, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, तो अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से P पॉजिटिव प्लस बीटा, और ये आपके न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि दीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द गिवन टेबल 2.1। ठीक है, तो 2.1 टेबल एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से देखिए टेबल 2.1, तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने पढ़ा है अभी तक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन,
तो उनका एक बार तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया हुआ है ई, प्रोटॉन का पी से और न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे -1.6021 इंटू 10⁻⁹। प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है, लेकिन उसमें से चार्ज का फर्क होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इनकी अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर हम इनकी बात करें, तो इसका -1 है तो इसका +1 है और ये 0 हो गया। ठीक है, अगर हम मास की बात कर लेते हैं तो मास इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटॉन का मास 1.672, उसके बाद 62 आप याद कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज यहाँ तक भी काम हो जाएगा 1.672। ठीक है, और इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, मास बाई इसको एटॉमिक मास यूनिट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाता है मास इसका 0, 1 और 1। ठीक है, तो मास सबसे ज़्यादा किसका हो गया, न्यूट्रॉन का हो गया, फिर किसका हो गया, प्रोटॉन का हो गया, और सबसे कम किसका मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। और स्पेसिफिक चार्ज की अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिक चार्ज बोलूँ मैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशो की अगर बात करूँ, तो वो इससे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा हो जाता है उसकी E/m वैल्यू उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो न्यूट्रॉन का जो E/m वैल्यू है वो सबसे कम आएगी, उससे ज़्यादा प्रोटॉन की, और सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है RPSC के पेपर में, तो पूछा जा सकता है कि मास सबसे ज़्यादा किसका है, तो न्यूट्रॉन का है, लेकिन E/m रेशो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये वाला यहाँ से पढ़ा है। ओके, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, मोलिकन वाला, रदरफोर्ड्स मोलिकन वाला, या रदरफोर्ड कैनाल थ्योरी वाला, वो सारे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और उन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि डाल्टन्स ने बताया था कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर भी, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आज साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन अब उसके बाद जो एटम होता है वो स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, और किसी भी एटम की अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उनका बिहेवियर्स को हम कंपेयर करें तो वो अलग अलग या सेम कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, उसने कहा कि जो जितने भी एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के, लेकिन वो आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, और उन्होंने कहा था ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कोई भी एटम है वो एमिट करता है या क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर क्या होता है और उनका ओरिजिन क्या होता है, इन सबको समझने की प्रॉब्लम्स थी उनके सामने। ठीक है, और जो ये एटम्स हैं, एटम के अंदर हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनके मतलब किस तरीके से ये एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनकी क्या पोजीशंस होती हैं। ठीक है, तो उनको लिए एक प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए उन्होंने कुछ मॉडल्स दिए। ठीक है, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो कि स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने क्या किया, उनके एटम जो स्टेबिलिटी को डिफाइन या एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ मॉडल्स में से सिर्फ हमारे पास 2 मॉडल ऐसे हैं, जो एक तो जोसेफ थॉमसन मॉडल और दूसरा आपका रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन इनमें इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये स्टेबल क्यों होता है कोई भी एटम। ठीक, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है।